अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो पेरिफेरल नर्व डिसऑर्डर्स एंड मैनेजमेंट है। अच्छा, इस चैप्टर के स्टार्टिंग के ऊपर आपको फिजियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि थेराप्यूटिक्स के पेपर के हवाले से इतने ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही ये बातें कोई पूछता है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आप पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं। हमने जो बाकायदा स्टार्ट करना है चैप्टर का वो है प्लेक्सस इंजरी से। इसके अंदर ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये आगे थोरेसिक आउटर सिंड्रोम के अंदर कवर हो जाएंगे, सो ये बात हम वहां पे पढ़ लेंगे। सबसे पहली बात आ जाती है कि आपके पास ना अपर प्लेक्सस इंजरी। अब आपको पता है कि ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर जो अपर प्लेक्सस है वो मोस्ट कॉमन होता है कि उसके अंदर जो है वो इंजरी हो। अब बेसिकली हमने ऑब्वियसली थेरापेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपर प्लेक्सस इंजरी सबसे ज्यादा उस टाइम पे होता है जब आपके पास शोल्डर के ऊपर डिप्रेशन होता है और नेक की लैटरल फ्लेक्शन होती है टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड। ठीक है, इसकी वजह से आपके पास जो एबडक्शन और जो लैटरल रोटेशन होती है शोल्डर की वो लॉस हो जाती है। ठीक है, यानी आपके पास एबडक्शन और लैटरल रोटेशन शोल्डर के ऊपर लॉस होती है और इसी तरह अगर आप एल्बो के ऊपर बात करें तो एल्बो के ऊपर फ्लेक्शन जो सुपिनेशन होती है ये वीक हो जाती है, जिस तरह से एब्स पैरालिसिस के अंदर हमने पढ़ा था। ठीक है, अब एब्स पैरालिसिस के अंदर हम बेसिकली ये कहते थे कि एब्स पैरालिसिस एक बर्थ इंजरी थी जो कि उस वक्त ज्यादा कॉमन होती है जब आपके पास शोल्डर जो है वो डाउनवर्ड स्ट्रेच होता है। ठीक है, इसी तरह मिडल प्लेक्सस इंजरी जो है वो कहता है कि ये आपके पास यानी जब C7 इन्वॉल्व होगी ये रेयरली ही ये इंजरी होती है। लोअर प्लेक्सस की बात करें तो जो क्लमकिस पैरालिसिस की वजह से होता था कि जब आपके पास आपका जो आर्म है वो ओवरहेड जाए, यानी ओवरहेड आर्म हो और तब स्ट्रेचिंग हो। और दूसरी बात ये होती है कि जिन लोगों के अंदर सर्वाइकल रिब हो। ठीक है, तो सर्वाइकल रिब की वजह से जो लोअर प्लेक्सस इंजरी है CA-T1 वो ज्यादा कॉमन होती है जो कि क्लमकिस पैरालिसिस के अंदर होता है। इसके अलावा जो कंप्लीट या जो टोटल इंजरी ऑफ द प्लेक्सस होती है ये कब होती है कि जब आपके पास जो है दोनों अपर प्लेक्सस इंजरी भी हो लोअर प्लेक्सस इंजरी भी हो। इसके ऊपर जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इस पेज के ऊपर नजर आ रही है वो है आपके पास ये टेबल। इस टेबल के अंदर जो मायोटॉम्स हैं इसको आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए। आपका कोई भी वाइवा हो, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जामिनर आपसे ये बात पूछ सकता है। अपर क्वार्टर की अगर बात करें तो आपके पास C1 और जो C2 होता है वो सर्वाइकल फ्लेक्शन कराता है। ठीक है, C3 जो है वो सर्वाइकल साइड फ्लेक्शन कराता है। C4 जो है वो आपके पास स्कैपुलर एलिवेशन यानी जो श्रगिंग वाली पोजीशन होती है वो कराता है। C5 शोल्डर एबडक्शन। 6 एल्बो फ्लेक्शन एंड रिस्ट एक्सटेंशन। ठीक है, और इसके अलावा C8 जो है वो आपके पास थंब की एक्सटेंशन कराता है और T1 जो है वो फिंगर्स की एबडक्शन कराता है। लोअर क्वार्टर के ऊपर इसी तरह से आपने ये सारी बातें याद रखनी है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, आपने उस पोजीशन के अकॉर्डिंग इसको याद रखना है। डर्माटोम्स जो होते हैं ये आमतौर पे फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो आप इसको रफ सा एक आइडिया सिर्फ ले लें कि C2 जो है वो ये नेक लेवल के ऊपर है, C5 जो है लेटरल स्पेक्टर ऑफ द आर्म के ऊपर है, फिर ये सारा थंब तक और ये जो फिंगर है ये C6 है, मिडिल फिंगर वाला ये जो स्पेक्ट C7। लेकिन इसको सिर्फ आप एक विजुअल एक नजर देख लें, लेकिन मायोटोम्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके अंदर ये जो सारी बातें आ जाती हैं ये भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इनको पढ़ने की बिल्कुल भी कोई ऐसा जरूरत नहीं है। इसके बाद जो मेन चीज हमने पढ़नी है वो आपके पास आ जाती है मैकेनिज्म ऑफ नर्व इंजरी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है और रिटर्न के अंदर भी और वाइवास के अंदर भी बहुत से बातें इसके अंदर से पूछी जाती हैं। मैकेनिज्म ऑफ नर्व इंजरी की बात करें तो वो कहते हैं कि नर्व्स वैसे हमारे पास एक मोबाइल स्ट्रक्चर होता है। नर्व्स को आप जो है वो स्ट्रेच कर सकते हो, इनकी लेंथनिंग होती है, इसी वजह से एक सिग्निफिकेंट टॉर्जन या लेंथनिंग जो है वो नर्व बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन उसके बावजूद भी, हालांकि नर्व एक ऐसा मोबाइल स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके बावजूद भी नर्व इज प्रोन टू इंजरी। ठीक है, नर्व के ऊपर डिफरेंट तरह की फोर्सेस जब लगती हैं तो वो डिफरेंट तरह से रिएक्ट भी करती है और वो इंजर भी हो सकती है। अब ये जो फोर्सेस आपने पढ़ी हैं या जो टाइप ऑफ इंजरी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल कि कंप्रेशन, सबसे पहली बात आ जाती है कंप्रेशन। कंप्रेशन जो है वो कहता है कि एक्सटर्नल प्रेशर भी हो सकता है और इंटरनल प्रेशर भी हो सकता है। एक्सटर्नल प्रेशर कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के टॉर्निके से। ठीक है, और इंटरनल प्रेशर कैसे होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि बोन ट्यूमर है, इसके अलावा एडिमा, सॉफ्ट टिश्यू इम्पिंजमेंट वगैरह की वजह से जब कंप्रेशन आता है, इंटरनल कंप्रेशन होता है तो उसकी वजह से मैकेनिकल या इस्कीमिक इंजरी होती है। ठीक है, इसी तरह लेसिरेशन हो सकती है नर्व के ऊपर और नर्व डैमेज हो सकती है। नाइफ, गन शॉट, सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन,
इंजेक्शन इंजरी, ये सारी चीजें भी नर्व को डैमेज कर सकती हैं। इसी तरह से जब आप नर्व के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सेसिव टेंशन अप्लाई करते हैं, नर्व को आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर देते हैं, ठीक है, तो भी नर्व इंजर हो सकती है। रेडिएशन की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, जो लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, इसकी वजह से भी नर्व जो है वो इंजरी हो सकती है। अब ये जो नर्व इंजरी होती है, वो कहता है कि नर्व इंजरी जो है वो कंप्लीट भी हो सकती है और ये जो है वो पार्शियल भी हो सकती है, ठीक है। और इसकी वजह से जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि कौन सी नर्व डैमेज हुई है, किस साइड के ऊपर हुई है और उस नर्व की क्या क्या आगे से इनर्वेशंस थी, ठीक है। इसी तरह से वो कहता है कि आपके पास जो प्रीफ्रंटल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो बायोमैकेनिकल इंजरीज होती हैं वो ज्यादातर कंप्रेशन और फ्रिक्शन वगैरह की वजह से होती हैं। अब जब नर्व कंप्रेस होती है तो इसके कंप्रेस होने की वजह से जो सर्कुलेशन नर्व को, यानी जो नर्व की जो माइक्रो सर्कुलेशन होती है वो अफेक्ट होती है। अब जाहिर सी बात है, जब नर्व की माइक्रो सर्कुलेशन अफेक्ट होगी तो वहां पे वीनस कंजेशन होना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से जो एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट होती है नर्व की वो कम हो जाती है, और जब नर्व की एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट कम होती है तो उसकी वजह से नर्व का जो फंक्शन है वो कम हो जाता है। ये सारी बातें ही इसके अंदर लिखी हुई हैं। उसके बाद वो कहता है कि आपके पास जो मोस्ट, इस पैराग्राफ के अंदर ये बात लिखी हुई है कि आपके पास जो मोस्ट कॉमन साइट्स ऑफ नर्व कंप्रेशन होते हैं, वो कहता है कि टनल्स के अंदर, ठीक है, बहुत ज्यादा जो नर्व है वो हो सकती है, कंप्रेस हो सकती है। इसके अलावा जब नर्व की जब ब्रांचेस निकल रही होती हैं और वो जो ब्रांच है उसका जब एक एब्रप्ट एंगल होता है, ठीक है, और या फिर ये है कि जब नर्व एक रिलेटिवली फिक्स स्ट्रक्चर के साथ जो है वो अटैच होती है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी बोन के साथ वो अगर जो है ना वो अटैच है, तो उस जगह के ऊपर भी नर्व जो होती है वो डैमेज हो सकती है, ठीक है। अब इस ये जो सारे जो नर्व इंजरीज हुई हैं इनके रिस्पॉन्सेज की वजह से इंट्रा न्यूरल कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं और एक्स्ट्रा न्यूरल कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं। सो जो क्वेश्चन आपके अंदर पेपर के अंदर आपके पास आएगा वो ज्यादा ये आता है कि मैकेनिज्म ऑफ नर्व इंजरी क्या है और उसका ट्रीटमेंट बताएं। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट हम इसका बाद में अभी पढ़ते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ नर्व इंजरी जब भी आपसे कोई पूछेगा तो आपने इसके अंदर ये सारी बातें बतानी है कि नर्व मोबाइल स्ट्रक्चर है, उसके बावजूद भी इसके अंदर कंप्रेशन, उसके बावजूद भी इसके अंदर इंजरी हो जाती है। इंजरी की रीजन कौन कौन सी है? कंप्रेशर है, लैसरेशन, स्ट्रेच, रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, इंजेक्शन, ठीक है। उसके बाद आपने ये बताना है कि इसकी वजह से कंप्लीट और पार्शियल इंजरी हो सकती है। फिर आपने बताना है कि बायोमैकेनिकल इंजरीज जो होती हैं वो ज्यादातर फ्रिक्शन, कंप्रेशन, स्ट्रेच की वजह से होती हैं। इसके अलावा ब्लड या एडीमा की वजह से भी हो सकती हैं। ये जो आपके पास कंप्रेसिव फोर्सेज होती हैं इनकी वजह से फिर वहां पे वीनस कंजेशन हो जाती है और एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट कम हो जाती है, जिसकी वजह से नर्व का जो फंक्शन है वो कम होता है। और इसके बाद मोस्ट कॉमन साइट्स ऑफ कंप्रेशन बता देना है। इसके वजह से ये आपने बताना है कि जब इंजरी होती है तो जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो इंफ्रान्यूरल भी हो सकती हैं और एक्स्ट्रा न्यूरल भी हो सकती हैं, ठीक है। ये पूरी बातें आपने लिखनी है तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। देन आ जाती है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व इंजरीज। इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन, वैसे तो सैडन और जो संडरलैंड क्लासिफिकेशन है, लेकिन हम जो मोस्ट कॉमनली पढ़ते हैं वो सैडन क्लासिफिकेशन है। और सैडन क्लासिफिकेशन के लिए आपने ये वाला जो टेबल है ये याद कर लेना। अब ये टेबल हमने पहले भी बहुत दफा पढ़ा हुआ है, सो हमने इसको जो है वो रिलेट करके याद करना है इसकी दूसरी चीजों से, ताकि हमें जो है वो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारी रहे। सबसे पहले आ जाता है सैडन क्लासिफिकेशन मुताबिक है न्यूरोप्रेक्सिया है, एक्सोंटोमेसिस है और न्यूरोटोमेसिस है। अब न्यूरोप्रेक्सिया के अंदर क्या होता है कि सेगमेंटल डीमाइलिनेशन होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल कि नर्व एक सेगमेंट के ऊपर जो है वो डीमाइलिनेट होती है और उस सेगमेंट के ऊपर ही उसके जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो स्लो हो जाता है या फिर ब्लॉक हो जाता है, और उसके अबव और उसके बिलो जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, ठीक है। तो न्यूरोप्रेक्सिया के अंदर ये होता है कि सेगमेंटल डीमाइलिनेशन होती है, ठीक है, और उसी उसी सेगमेंट के ऊपर जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो स्लो होता है या फिर जो है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, लेकिन उसके अबव और उसके बिलो जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है एक्शन पोटेंशियल। अब क्योंकि ये एक लाइट सी कंप्रेशन की वजह से ही होता है तो आपके पास इस वजह से जो मसल्स होते हैं वो ना तो उनके अंदर एट्रोफी होती है और ना ही इसकी वजह से जो सेंसिटिव सिम्टम्स होते हैं वो भी टेम्परेरी होते हैं, ठीक है। और ये हम कहते हैं कि ये माइल्ड सी इस्कीमिया की वजह से होता है, यानी कि माइल्ड सा जब नर्व के ऊपर जब कंप्रेशन आती है या नर्व के ऊपर जब ट्रैक्शन होती है तो उसकी वजह से आपके पास उस एक सेगमेंट, इसी वजह से वो एक सेगमेंटल डीमाइलिनेशन होती है, यानी कि इतनी ज्यादा कोई सीरियस चीज नहीं होती और रिकवरी इसके अंदर आमतौर पर कंप्लीट होती है। आपने टोटल तकरीबन 5 बातें बनती हैं। पहली बात तो ये आपने उसकी डेफिनेशन ही एक तरह से बनती है कि इसके अंदर सेगमेंटल डीमाइलिनेशन होती है। एक्सोंटोमोसिस के अंदर एक्सोनल कंटिन्यूटी जो होती है वो लॉस हो जाती है लेकिन कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो इंटैक्ट रहता है। न्यूरोटोमोसिस के अंदर आपने बताना है कि क्योंकि कंप्लीट सीवियरनेस हो जाती है तो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो भी डैमेज हो जाता है, ठीक है। फिर आपने इसके अंदर ये बता दिया था कि जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो जो है वो सिर्फ उस जगह पे ब्लॉक होता है, उसके अबव और बिलो नॉर्मल होता है।
इन दोनों के अंदर आपने ये बातें बतानी है कि जो वलेरियन डिजेनरेशन होती है वो सिर्फ डिस्टल टू लीजन होती है। इसके अंदर जो मसल्स होते हैं वो एट्रोफी नहीं करते, सिर्फ आपके पास टेम्परेरी सेंसरी सिम्टम्स होते हैं। इसके अंदर मसल्स के अंदर एट्रोफी भी होती है, सेंसरी लॉस भी होता है। इसके अंदर मसल्स के अंदर भी एट्रोफी होती है, सेंसरी लॉस भी होता है। ये क्योंकि आपके पास माइल्ड इस्कीमिया की वजह से होता है कि नर्व के ऊपर कोई कंप्रेशन या ट्रैक्शन होती है, तो इस वजह से रिकवरी कंप्लीट होती है। लेकिन जो एक्सोंटोमोसिस होती है इसके अंदर क्यों होता है कि ये आपके पास प्रोलॉन्ग्ड कंप्रेशन या स्ट्रेच की वजह से होता है, तो इस वजह से रिकवरी इनकम्प्लीट होती है, तो हमें सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ती है। इस तरह से जो न्यूरोटोमोसिस है ये आपके पास क्या होता है कि इसके अंदर भी सर्जरी के बगैर कोई जो है वो रिकवरी मुमकिन नहीं होती। ठीक है, तो ये बात होगी। अब इसके अंदर आपने ये बात जो हमारे पास जो रिकवरी फ्रॉम नर्व इंजरी है, इसके अंदर भी हमने ये पढ़ा था कि ये मुख्तलिफ जो है वो टाइप्स चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले आ जाता है कि आपके पास नेचर और लेवल ऑफ इंजरी के ऊपर, यानी कि किस तरह की इंजरी हुई है, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या था और किस जगह पे जो नर्व की इंजरी है ना वो हुई है। इसी तरह से जो टाइमिंग एंड टेक्निक ऑफ रिपेयर, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बेसिकली बस नाम याद कर लें तो वो भी काफ़ी है। इसके अंदर एक बात है कि आपके पास जो रेडियल नर्व है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और जो फेमरल नर्व्स होते हैं, इनका जो रीजनरेशन पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। और जो आपके पास आ जाती हैं मीडियन अल्नर और जो टीबियल नर्व्स होती हैं, इनका जो है वो मॉडरेट है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके पास जो पेरोनियल नर्व है इसका पुअर रीजनरेशन पोटेंशियल है। इसके अलावा जो नर्व की रीजनरेशन होती है वो